नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या आपने कभी इंसान का दिल देखा है? और यदि देखा है तो क्या उसे अपने हाथ में भी लिया है? सवाल मुश्किल है ना? लेकिन दोस्तों, मैंने इंसानी दिल देखा ही नहीं, उसको हाथ में लिया है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि एक एवरेज मर्द का दिल तकरीबन 350 ग्राम के बराबर होता है। हाँ, मैं वैसे मर्द की बात कर रहा हूँ जिसका दिल बड़ा होता है। क्योंकि एक एवरेज इंसान का मेल का दिल का वज़न 280 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक होता है। और उसकी लंबाई तकरीबन 11.4 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई अराउंड 8.2 सेंटीमीटर होती है। मगर औरतों का दिल थोड़ा छोटा होता है। मैं मेटाफोरिकली नहीं कह रहा हूँ, चूँकि औरतों की शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि उनका साइज़ मर्दों से छोटा होता है। और औरत का दिल तकरीबन 240 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक होता है। अ, अब आप जानना चाहेंगे कि मुझे कैसे अंदाज़ा हुआ? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको आज से 8 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। अ, मुझे आज भी वो 25 अगस्त 2012 की रात याद है। तकरीबन 12 बजे का समय था। और वैसे तो मैं 11 बजे सोने के लिए चला जाता हूँ, मगर उस दिन मैं पता नहीं किस वजह से जागा हुआ था। तो अचानक मैंने देखा मेरे मोबाइल की घंटी बज रही है। मेरी निगाहें वो स्क्रीन पे गई तो मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई का फ़ोन है। दोस्तों, मेरे छोटे भाई से बहुत दिनों से मेरी बातचीत बंद थी। कुछ वजह थी उसकी। तो जब मैंने उसका नाम स्क्रीन पे देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि आखिर उसने मुझे रात के 12 बजे क्यों याद किया है। और मेरा मन अंदेशा से भर गया। और मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और उसने मुझे सिर्फ यही कहा कि पापा नहीं रहे। और बस उसने फ़ोन रख दिया। मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सका कि पापा को क्या हुआ, क्योंकि ठीक एक हफ्ते पहले मैं उनसे मिला था और वो बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। इनफैक्ट उस समय मेरी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी और उनका सारा ध्यान उनकी तरफ था। तो इनफैक्ट जब फ़ोन की घंटी बजी तो मुझे अंदेशा हुआ था कि शायद मेरी माँ को कुछ हुआ। तो पिताजी के मौत की खबर सुन के मुझे बहुत शॉक लगा, बहुत आश्चर्य भी हुआ। खैर, उस समय और करने के लिए कुछ था नहीं। मैंने फटाफट ये देखने की कोशिश की कि मैं वहाँ पिताजी के पास कैसे जल्दी से जल्दी पहुँच सकता हूँ। और मुझे सुबह के फ़्लाइट की टिकट मिल गई। मैं वहाँ से अगले 1 घंटे के अंदर ही अपना थोड़ा सामान लेके निकल पड़ा। मैंने कैब किया और अगले 1 घंटे में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाहर था। कुछ हड़बड़ी में मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गया। और तब मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट एक्चुअली इंडिगो की है और वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट बोले तो T1 से जाती है और मैं T3 पे था। खैर, वहाँ पे एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल जाने के लिए बसें होती है। मैंने वो बस पकड़ी और फिर मैं टर्मिनल 1 पे पहुँच गया जहाँ मेरी फ़्लाइट थी। और
सिक्योरिटी चेक इन और बोर्डिंग के बाद मैं अपनी फ़्लाइट पे बैठ गया। मेरी फ़्लाइट 6:30 बजे की थी और मैं तकरीबन सवा घंटे की फ़्लाइट थी और मैं 7:45 करीब एयरपोर्ट वहाँ पहुँच गया, पटना, जहाँ मेरे पिताजी थे। और वहाँ एयरपोर्ट के बाहर आया तो वहाँ हमारा ड्राइवर था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैंने आने के पहले बता दिया था कि मैं पहुँच रहा हूँ। और मैं एयरपोर्ट के बाहर आया और गाड़ी में बैठ गया और वो रास्ता मेरे लिए बहुत कठिन था। बारिश हुई थी। ऐसा लगता है कि पिताजी की मौत पे शायद मौसम को भी अफसोस था, वो भी आंसू बहा रही थी। मैं वहाँ पहुँचा घर पे। गेट से मैं अंदर आया। एक हफ्ते पहले उसी गेट पे मैंने पिताजी को बाय बोला था और मैं देख रहा था वो जगह खाली है। और फिर मैं अंदर पहुंचा और मैं ठीक पिताजी के बेडरूम में चला गया। जब हमारे घर का जो रास्ता है वो सीधे जाते हैं तो लिविंग रूम है, और राइट साइड में जो पहला कमरा है वो मेरे पिताजी का था, और अंदर जो दूसरे कमरे हैं वो फैमिली के दूसरे लोगों के लिए। मैं गया वहाँ। ज़मीन पे मेरे पिताजी का मृत शरीर पड़ा हुआ था। आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में और दूसरे धर्मों में भी मृत्यु के बाद शरीर को बिस्तर पे नहीं रखते, ज़मीन पे रखते हैं। और मैं वहीं बैठ गया और मैं उनके चेहरे की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रहे हों, और चेहरे पे वही चिर परिचित उनकी मुस्कुराहट मैं देख रहा था। बहुत आराम की नींद वो सो रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मरने के पहले उन्हें कोई कष्ट हुआ, उन्हें तकलीफ़ हुई हो। वहाँ पे अगरबत्ती जल रही थी और कमरा शांत था और बहुत ही गमगीन माहौल था। मैं वहीं ज़मीन पे बैठा रहा तकरीबन अगले 1 घंटे तक। इसी बीच उनके अंत्येष्टि की तैयारी हो रही थी। एक दूसरे कमरे में मेरी माँ काफ़ी इनफैक्ट शांत पड़ी हुई थी। शायद रात भर से रो रो के उनके आंसू सूख चुके थे। मैं उनसे भी गया, मिला। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें काट मार गया हो। मैं भाई से मिला, और भी लोग थे। बाकी हमारे परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई थी, वो भी शायद पहुंचने वाले थे। कौन कब पहुंचेगा कुछ पता नहीं था। और भी वहाँ कुछ वहाँ हमारी जान पहचान के मोहल्ले के लोग थे। मेरे भाई ने अचानक मुझे एक कोने में ले जाके मुझसे पूछा कि मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्या पिताजी का अंतिम संस्कार हम इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में करें या फिर जो एक हमारा एक कन्वेंशनल तरीका है वैसे। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, बहुत जल्दी संस्कार हो जाता है। हमने कहा अब तो इनकी ये आखिरी क्रिया है, अब तो ये संसार से जा चुके हैं, तो अब काहे की जल्दी। वैसे भी तुम्हें पता है कि हमारे पिताजी जंगल के ऑफिसर थे और पेड़ों से उनका खास लगाव था। तो मुझे लगता है कि इस संसार से यदि इनके मृत शरीर को हम 5 तत्वों में मिलाएं तो अच्छा है कि हम एक प्राकृतिक और एक जो
हमारे हिंदू धर्म में एक जो तरीका है अंतिम संस्कार का, वैसे ही करें, लकड़ियों के साथ गंगा नदी के किनारे ही करें। तो ये तय हो गया। उसके बाद दोस्तों वो गाड़ी आ गई जिसमें हमें उनके मृत शरीर को ले जाना था। लेकिन आपको पता है कि जब मृत शरीर को ले जाते हैं तो एक उसे कांधा दे के थोड़ी दूर तक चलते हैं। इनफैक्ट मंदिर जो आपके घर के आसपास होता है, वहाँ जाके पूजा की जाती है। तो मैंने कांधा दिया अपने पिताजी के अर्थी को। काफ़ी भारी थे वो। हालांकि उनकी तो अच्छी बिल्ड थी, मगर मरने के बाद कहते हैं कि आदमी के शरीर का वज़न बढ़ जाता है। हालांकि दूसरे लोगों ने भी वो अर्थी शेयर किया था, लेकिन वो वज़न बहुत भारी था मेरे लिए। और तकरीबन 200 गज चलने के बाद हम मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ थोड़ी बहुत पूजा की, उनको स्नान कराया गया और उसके बाद उनके शरीर को हमने एक गाड़ी में रखा और उसी गाड़ी में हम पीछे बैठ गए, मैं और मेरा भाई। और अगले 1 घंटे में शहर के ट्रैफिक से जूझते हुए हम वहाँ गंगा किनारे पहुँचे। आपको पता है कि अंतिम संस्कार के लिए जो लोग आपकी वहाँ पे सहायता करते हैं, उनका एक ख़ास वर्ग होता है और वहाँ पर बहुत ही वो मनमानी करते हैं। वो आपसे मोल भाव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम वो चलता नहीं है। तो वो काफ़ी मनमानी करते हैं और वो अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। खैर, ये सारी बातें हो गई और जब वो पैसा उनके मन मुताबिक तय हो गया तो उसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार की इजाज़त दी। लकड़ियों वगैरह की सारी व्यवस्था की, जो चीज़ें होती हैं घी वगैरह। वहाँ पर भी जहाँ पे उनको हम अग्नि में विसर्जित करने वाले थे, वहाँ पर फिर उनके शरीर को नहलाया गया, पूजा की गई। मैंने ही पूजा की और उसके बाद उनको वहाँ उनकी चिता पे उनको बिठाया गया और चिता पे आपको पता है वो लकड़ियों के ऊपर, लकड़ियों की सेज के ऊपर बिठाते हैं। और उसके बाद जब वो आदमी को बिठा देते हैं वहाँ पे, वो लिटा देते हैं, तो उसके बाद ठीक उसके ऊपर और भी बहुत सारी लकड़ियाँ रख दी जाती हैं और बहुत सारी ऐसी सूखी लकड़ियाँ होती है जो जल्दी वो दहक जाती है और बहुत सारा उसके ऊपर घी वगैरह डाला जाता है। और उसके बाद वहाँ पंडित आते हैं, वो थोड़ी बहुत पूजा करते हैं और आपको एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है जिससे आपको मुखाग्नि देनी होती है। तो वो पल भी आ गया जब मुझे वो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा दिया गया और मैंने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। कुछ तो लकड़ियों से ढका हुआ था, मगर कुछ दिख रहा था। बहुत शांत भाव से वो लेटे हुए थे। उस चेहरे को मैंने कितनी बार छुआ था, कितनी बार देखा था। उनकी आंखें जो बंद थी, मैंने कितनी बार उन आँखों से, उनकी डांट से डर के अपनी आंखें छुपाई थी। कितनी बार मैंने उन आँखों में अपने लिए प्यार देखा था। अभी ठीक 1 हफ्ते पहले ही जब मैं उनसे आखिरी बार मिला था, तो मैंने उन आँखों में कुछ आंसू की बूंदें देखी थीं, जो शायद उस समय मुझे लगता है कि उन्हें एहसास होगा कि शायद मैं अपने बेटे से नहीं मिल पाऊँगा। ऐसा कहते हैं ना कि जब आदमी की मौत आती है तो उसे उसका पूर्वाभास या प्रीमॉनिशन हो जाता है। कितना सच है मुझे नहीं पता, मगर मैंने भी सुना ही है। मगर ऐसा मुझे लगा कि शायद उन्हें पूर्वाभास हो गया होगा, क्योंकि मैंने उन्हें रोते हुए नहीं देखा। काफ़ी बहुत बहादुर इंसान थे वो। अपने जवान बेटे की मौत भी उन्होंने देखी थी।
25 साल पहले, और उसको सहा था, पूरे परिवार को संभाल के आगे बढ़े थे। तो बहुत ही, नौकरी में भी उनको बहुत परेशानियां रही, मगर हर चीज़ का उन्होंने डट के मुकाबला किया। बहुत भरा पूरा हमारा परिवार था, और आपको पता है परिवार होता है तो परेशानियां भी होती हैं। हर परेशानी को उन्होंने बहुत मजबूती से सहा और आगे बढ़े। तो वैसे थे मेरे पिताजी। थोड़ी देर में ही आगे आग काफ़ी लपटें ज़ोर की पकड़ने लगी, और बहुत दूर दूर तक जाने, बहुत चिता के ऊपर दूर दूर तक उठने लगी, जैसे पता नहीं आकाश की ओर चली जाना चाहती हो। और धीरे धीरे मेरे पिताजी का शरीर पंच तत्वों में विसर्जित होना शुरू हो गया। वैसे आप अक्सर देखेंगे कि शमशान में लोग जब अपने किसी प्रिय का अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजारते हैं, मगर मैं और दूसरे लोग वहाँ तकरीबन 2 घंटे रहे, और उनको बहुत अच्छी तरह से हमने पंच तत्वों में विलीन किया। दूसरे लोग ताजुब भी कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पे जो लोग हैं वो ये काम कर देंगे, आप चले जाइए। तो मैंने कहा नहीं, हम कैसे चले जाएं, हम नहीं जाएंगे, हमें तो ये करना ही है। और इन सबों में तकरीबन 2.5-3 घंटे लग गए, और जब हम वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। और जब वो चिता पूरी तरह जल गई तो 4:30 बजने को हुआ है। हमने थोड़ी देर और इंतज़ार किया, और जब चिता की राख थोड़ी ठंडी हो गई तो उसके बाद वहाँ जो लोग सहायता कर रहे थे उन्होंने उनकी राख को कुछ पात्र में भर के हमें दे दिया, ताकि हम उनकी अस्थियां विसर्जित कर सकें। और फिर अचानक एक आदमी ने मुझे लाल कपड़े में बांध के एक चीज़ मुझे थमा दी, और कहा कि इसे आप जाके खुद ही गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। मैंने कहा ये क्या है, आपने तो अस्थियां पात्र में रख दी हैं, तो ये क्या है? तो उसने कहा ये आपके पिताजी का दिल है। और दोस्तों, उस लाल कपड़े में मैंने अपने पिताजी का दिल अपने हाथों में पकड़ा, और तब मैंने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान के दिल का वज़न कितना होता है। 350 ग्राम, यानी 1 किलो का 1/3। और फिर मैं गंगा किनारे गया, और उस कपड़े को मैंने खोल के देखा। एक तिकोना, एक मांस का जला हुआ टुकड़ा गहरे चॉकलेटी रंग का था, मेरे पिताजी का दिल। वो दिल जिसके तार मेरे दिल से जुड़े थे, वो दिल जो मेरा भी दिल था। उस दिल को मैंने हाथ में लिया, बहुत सारी पुरानी यादें आ गई। पहली बार जब पिताजी ने मुझे मेरे लिए नई साइकिल दी थी, पहली बार जब मैं घर से बाहर अपने कॉलेज हॉस्टल के निकला था, तो कैसे उन्होंने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा था, कैसे पहली बार मुझे वो रेस्टोरेंट में ले गए थे। आपको शायद पता होगा, मेरा बचपन काफ़ी छोटे शहरों में गुजरा। छोटे शहरों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं होते। मेरे पिताजी, मैं हमेशा अपने पिताजी से कहता था कि पापा, हम रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे क्या? तो मेरे पिताजी ने कहा क्यों नहीं। और एक बार मुझे वो
हमारी जो शहर था वहाँ के रेलवे स्टेशन में जो रेलवे कैंटीन होता है वहाँ लेके गए थे। और दोस्तों वो मेरा पहला रेस्टोरेंट था और मेरे पिताजी वो लेके गए थे क्योंकि मेरी जिद थी कि मुझे भी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना है। और मुझे अब भी याद है मैंने वहाँ वेजिटेबल कटलेट खाई थी और साथ में कॉफ़ी भी पिया था। और वेजिटेबल कटलेट का शेप हार्ट का था। आपको पता है यदि आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा या रेलवे कैंटीन में खाया होगा तो तब वो अब भी वो वहाँ पे जो कटलेट्स बनाते हैं वो हार्ट शेप का बनाते हैं। कितना कोइंसिडेंस है ना। मैं अपने पिताजी का हार्ट अपने हाथ में लिए हूँ और मैं वो सोच रहा हूँ मुझे वो रेस्टोरेंट का रेलवे कैंटीन की वो शाम याद आ रही है जब वो मुझे वहाँ पे ले गए थे और मुझे उन्होंने हार्ट शेप का वेजिटेबल कटलेट खिलाया था। बहुत सारी यादें आई दोस्तों, बहुत सारी, मैं क्या बताऊं। खैर अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता था और जैसी परंपरा है मैंने उस हार्ट को, मैंने अपने पिताजी के दिल को देखा, गौर से देखा और उसमें मुझे पूरी सारी दुनिया नज़र आई। वो सारे पिछले इतने साल, इतनी यादें, इतने मोमेंट सब अचानक एक बार ऐसे लगा कि जैसे मेरे ऊपर पूरे के पूरे हावी हो गए हों। और फिर मैंने उनका हार्ट, उनका दिल अपने हाथ में लिया और पूरी ताकत के साथ उसको बहती गंगा जी के जल में फेंक दिया और छपाक से आवाज़ हुई और वो दिल गंगा जी में हमेशा के लिए चला गया, पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी इंसानी दिल की और ये थी कहानी मेरे पिताजी के दिल की। वो दिल जिसे मैंने महसूस किया, जिसे मैंने अपने हाथों में उठाया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसी ही कोई दास्तान आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।